नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कुदरत का न्याय। उमा देवी जी अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु किडनी फेल होने की वजह से बहुत समय पहले हो गई थी। तब से वह अपने बेटे के साथ अकेले ही रहा करती थी, उसका पालन पोषण करती थी। उमा देवी जी घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, उसी से उनका घर चलता था। हालांकि उनके एक भाई थे जो उनकी मदद करने को तैयार थे, पर उमा देवी बहुत स्वाभिमानी महिला थी। वह किसी का मदद नहीं लेना चाहती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह दिन में बच्चों को पढ़ाया करती थी और रात में आस पड़ोस के घर की औरतों का ब्लाउज वगैरह सिल दिया करती थी, जिससे उनकी इनकम दुगनी हो जाती थी। वक्त बीतता जा रहा था, धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होता जा गया और खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। वह अपनी सुख सुविधाओं सब त्याग कर अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में जी जान से कोशिश कर रही थी। सारा दिन मशीन की तरह काम करती थी क्योंकि उमा देवी जी का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जी जान लगा दी। बेटा भी पढ़ने में बहुत होशियार था, उसने भी बहुत मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। वह अब एक सफल डॉक्टर बन चुका था। मोहित भी इस बात को जानता था कि उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे हैं और बड़ी कठिनाइयों से उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसीलिए वो अपनी माँ से कहता कि माँ, जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका सेवा करूंगा, आपको हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद मोहित को एक राधिका नाम की लड़की से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहता था। उसने राधिका को अपनी माँ से मिलवाया। माँ लड़की देखते ही उसके घर में शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंची और वह दिन भी जल्दी ही आ गया जब राधिका मोहित की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आई। उमा देवी जी ने अपनी बहू को खूब लाड प्यार किया। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए अपनी बेटी के हिस्से का प्यार भी उन्होंने अपनी बहू को दिया। राधिका भी इस घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही दिनों तक चला क्योंकि राधिका को हर समय अपनी माँ से फोन पर बातें करना या फिर सहेलियों से बातें करना, शॉपिंग करना, किटी पार्टी जाना, यही सब पसंद था। अपने ऊपर पैसे खर्च करना, नई नई ड्रेस खरीदना, सिनेमा जाना उसे बहुत पसंद था। लेकिन उमा देवी जब भी बहू को आवाज लगाती, बहू थोड़ा सा किचन में हाथ बटा दे, राधिका झल्ला जाती। शादी के बाद भी वह घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी। अब उसे अपनी सास में केवल बुराई ही नजर आती थी। अक्सर फोन पर अपनी माँ को यही बात कहती कि न जाने मेरी कैसी जगह शादी हुई है, यहाँ तो हर किसी को बस अपने से ही मतलब है, मैं बस पूरा दिन काम करती रहूं, यह लोग तो यही चाहते हैं। बहू के नाम पर मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी इन लोगों को, सारा दिन घर में काम करके मरती रहूं, मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बन गई है, कभी कभी तो मन करता है कहीं जाकर मर जाऊं। उमा देवी जी समझ गई थी कि उनकी बहू काम करने में जी चुराती है, उसे केवल ज्यादा परेशानी न हो, इसी कारण वह खुद ही घर के काम की सारी जिम्मेदारी संभाल लिया करती थी। बढ़ती उम्र के चलते उनसे काम नहीं होते थे, इसीलिए अपनी बहू को केवल अपनी मदद के लिए कभी कभी आवाज लगा देती थी। उस पर भी राधिका तेवर दिखाने लग जाती थी और अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती, इस घर में शादी करके बहुत पछता रही हूँ। बहू के इस तरह के रूखे व्यवहार से परेशान होकर उमा देवी जी ने उसे कोई काम कहना ही छोड़ दिया था।
मोहित को अपनी माँ की हालत देख तरस आता। वो अपने पत्नी के बर्ताव से परेशान था, लेकिन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो राधिका उस पर भड़कना शुरू कर देती। इसलिए मजबूर होकर राधिका घर के काम करने के लिए एक कामवाली बाई को रख लिया, जिससे खर्च का फालतू का बोझ मोहित पर पड़ गया, जिस कारण वह अपनी पत्नी को उसके बेवजह शौक के खर्चों के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन कुछ ही दिन बीते तो राधिका डायमंड की अंगूठी लेने की जिद करने लगी, लेकिन मोहित उसे मना करता रहा। परेशान होकर राधिका ने अपनी माँ को फोन करके इस बारे में बताया और कहा, माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। न जाने कैसे भिखारी से शादी करवा दी है। तुम्हारे दामाद से तो मेरी एक डिमांड तक पूरी नहीं की जाती। अब मुझे रोज रोज इस तरह मन मार कर नहीं रहा जाता। अपनी बेटी को इस तरह से परेशान देखकर राधिका की माँ बोली, बेटी, कोई जरूरत नहीं इस तरह मन मार कर जीने की। जब तक वह तुम्हारी बात न माने तब तक अपनी जिद पकड़े रहना। अपनी माँ की बात राधिका के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई। एक दिन जब मोहित हॉस्पिटल से घर लौटा तो बुरी तरह थका हुआ था। घर जाकर जैसे ही अपना बैग रखा तो सामने अपनी पत्नी राधिका का गुस्से में फूला हुआ मुंह देखा। मोहित शायद अपनी पत्नी के गुस्से का कारण जानता था, इसीलिए राधिका को चाय लाने के लिए भी नहीं कहा और चुपचाप खुद ही जाकर रसोई घर में चाय बनाकर ले आया। लेकिन राधिका कहाँ चुप रहने वाली थी। चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मालूम भी है कि आज मेरी किटी पार्टी में कितनी बेइज्जती हुई। मेरी सारी सहेलियां अपने डायमंड की नेकलेस एक दूसरे को दिखाकर इतरा रही थी और मेरा सर नीचे झुका हुआ था तुम्हारी वजह से। मैं पिछले कुछ महीनों से तुमसे डायमंड की अंगूठी मांग रही हूँ, वह तुमने दिलाया नहीं आज तक। हद होती है कंजूसी की। मैं इतनी बड़ी चीज भी नहीं मांग ली थी कि तुम पूरी न कर पाओ। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगली बार जब मैं पार्टी में जाऊंगी तो डायमंड की अंगूठी पहन कर जाऊंगी। राधिका ने गला फाड़ते हुए कहा। तो मोहित ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो राधिका, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ बीमार रहती है, उनकी दवाइयाँ का भी खर्च होता है और फिर अब वह काम वाली बाई लगाने के बाद खर्च और भी बढ़ गया है। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी दिलवा दूंगा। अपने पति की बात सुनकर राधिका उस समय चुप रह गई और डायमंड की अंगूठी के सपने देखने लगी। लेकिन अगले ही दिन जब मोहित हॉस्पिटल से घर लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। दरअसल कुछ समय पहले उसने एक मरीज का ऑपरेशन किया था। उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था, जिसके कारण अस्पताल के इंचार्ज ने उसे अपने अस्पताल से निकाल दिया था, वह भी बुरी तरह बेइज्जती करके, जिस कारण उसकी नौकरी भी चली गई थी और सभी स्टाफ और मरीजों के सामने उसे बेइज्जती करके अस्पताल से निकाल दिया गया। यह बदनामी मोहित बर्दाश्त नहीं कर सका। वह चुपचाप उस अस्पताल से अपने घर चला आया। घर का माहौल भी कुछ सही नहीं था। उसकी पत्नी दिन भर घर में चिक चिक किया करती थी, इसी कारण वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। जब यह बात उसने अपने घर में बताया तो उसकी पत्नी चिल्लाते हुए कहती है, अब तो तुम्हारी जॉब भी चली गई तो घर का खर्चा पानी किस तरह चलेगा। इस पर उमा जी कहती हैं, ऊपर वाले पर भरोसा रखो बहू, भगवान कुछ न कुछ जरूर करेगा। उधर दूसरी तरफ मोहित को उदास देखकर उमा देवी जी ने उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने अपने बेटे को हौसला हिम्मत बढ़ाया कि बेटा परेशान ना हो, कुछ ही दिनों में दूसरी जगह तुम्हें इससे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएगा।
मोहित कुछ समय अपने माँ के पास बैठकर उदास मन से अपने कमरे में चला गया। रात भर सो नहीं पाता कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। मोहित के पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। जो रुपए उसने इकट्ठे किए थे उन रुपए से उसने यह घर खरीद लिया था। अपने बेटे की चिंता उमा देवी जी को सता रही थी। इधर जब से मोहित ने अपनी नौकरी छोड़ने की बात राधिका को बताई थी, तब से राधिका जिद पकड़कर बैठ गई, यह सोचकर कि अब वह अपने शौक कैसे पूरे कर पाएगी, कैसे सहेलियों को दिखाएगी। फिर मोहित ने अपनी मजबूरी बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, राधिका, ऐसी स्थिति में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो राधिका हैरान होते हुए बोली, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो मोहित बोला, अगर अगले महीने तक मेरी नौकरी ना लगी तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में हम लोग काम वाली बाई का खर्चा नहीं झेल सकते, तो तुम कुछ दिनों के लिए माँ के साथ घर का काम संभाल लो, क्योंकि इस समय पाई पाई बचाना हमारे लिए जरूरी है। मोहित की बात सुनकर राधिका मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन तुम जानते हो कि मुझसे बर्तन झाड़ू पोछा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से मैं सहेलियों के लिए समय निकाल पाती हूँ। तो मोहित बोला, राधिका, जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, तुम जो मांगोगी वह तुम्हें लाकर दूंगा। सिर्फ 1-2 महीने के लिए एडजस्ट कर लो प्लीज। मोहित की यह बात सुनकर राधिका घर के कामों में अपनी सासू माँ का हाथ बटाने के लिए तैयार हो गई। 1-2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन मोहित के बहुत कोशिश करने के बाद भी नई जॉब नहीं मिल पा रही थी। एक दिन उमा जी जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए अंदर गई तो उनका पैर धोखे से साबुन की बट्टी पर पड़ गया और वह फिसल कर वहीं बाथरूम में ही गिर पड़ी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उनका बेटा और बहू भागते हुए आए और अपनी पत्नी की मदद लेकर उमा जी को किसी तरह उनके कमरे तक लेकर आया। लेकिन वह दर्द से छटपटाती जा रही थी और धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उनकी हालत खराब होती देखकर मोहित उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की तो मालूम पड़ा उनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। उनके घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया। नौकरी जाने और माँ की चोट लगने से मोहित बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब उसका खर्च और भी ज्यादा हो गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी हो गई राधिका को, क्योंकि एक तो काम वाली बाई चली गई थी, तो दूसरी ओर उसकी सासू माँ जो सारा दिन घर पर मशीन की तरह काम करती रहती थी, अब वह भी खटिया पकड़ ली थी। अब खाना पकाना, साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोना, सारे कामों की जिम्मेदारी राधिका पर आ चुकी थी। साथ ही साथ उसे उमा जी के सारे काम भी करने पड़ रहे थे। हालांकि उमा जी दीवार के सहारे से बाथरूम तक तो जैसे तैसे चली जाती थी, लेकिन उन्हें खाना देना, दवाइयाँ देना, नहलाना और उनके छोटे मोटे काम में राधिका को मुसीबत लगते थे। मोहित अक्सर जॉब के सिलसिले में मारा फिरता था और बच्चों को भी स्कूल जाना होता था, इसीलिए राधिका को सुबह सुबह उठना पड़ता था। एक दिन सुबह जब नाश्ता वगैरह और काम करके जैसे ही राधिका अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगी, माँ, तुम जानती नहीं मेरे सिर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा दिन नौकरानी की तरह, अरे अब तो नर्स की तरह काम में लगी रहती हूँ। एक पल को भी आराम नहीं है आपकी बेटी को। अभी राधिका अपनी माँ से फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उमा जी की आवाज आई, बहू मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत तेज भूख लग गई है, फिर दवा भी खाना है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर राधिका
अपनी माँ से कहने लगी, क्या बताऊँ माँ, न जाने कब ठीक होंगी मेरी सास। अब तो इतने दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी हैं। मुझे तो लगता है इन्हें कोई चोट वोट नहीं आई, या तो बस चोट का बहाना बनाकर महारानी आराम फरमा रही हैं। सारा दिन घर का काम करते करते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। माँ बेटी में यह बातें हो रही थी कि फिर से उमा जी की आवाज आई, राधिका बहू, बाकी का काम हो गया हो तो मुझे चाय नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। सासू माँ की आवाज सुनते ही फोन रख कर राधिका गुस्से में बौखलाई और पैर पटकते हुए किचन की ओर चली गई। एक थाली में खाना लाकर उमा जी के सामने पटकते हुए बोली, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती थी क्या? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुबह से काम करते करते थक कर चूर हो गई थी। अगर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर सुस्ताने लगी तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई थी। बहू की तीखी बातें सुनकर उमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बहू, मुझे भी बार बार तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के कारण मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। मैं बैठकर खाने वालों में से नहीं हूँ। फिर सुख दुख में और परेशानी में परिवार के सदस्य ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। तभी राधिका बोली, यह खाना खाओ, या फालतू के भाषण सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ी ही देर में राधिका के फोन की घंटी फिर से बजने लगी। फिर से उसकी माँ का फोन आया था। बेटी राधिका, तेरी हालत देख देख कर तो मुझे चिंता खाए जा रही है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है मेरी बच्ची को। तभी राधिका बोली, क्या करूँ माँ, एक तरफ तो इनकी नौकरी छूट गई और दूसरी तरफ दिन भर मैं इन महारानी के नखरे उठा रही हूँ। समझ नहीं आता किस तरह से अपनी सास से छुटकारा पाऊं। अगर मैं इन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कहूंगी तो तुम्हारे दामाद तो मुझे ही मार डालेंगे। तुम ही बताओ इस समस्या का क्या समाधान है? निराश भरे स्वर में राधिका ने कहा। तो उसकी माँ बोली, बेटी चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का हल है। माँ की बातें सुनते ही राधिका चहक उठी और बड़ी खुशी से पूछने लगी, ऐसा कौन सा हल है माँ, मुझे भी बताओ। तो उसकी माँ बोली, मेरे पास एक समाधान है जिससे तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी, जिससे एक ही तीर से दो निशाने लग जाएंगे। क्या मतलब माँ, मैं समझी नहीं। राधिका बोली। तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, अगर तुम अपनी सास से छुटकारा पानी चाहती हो तो उसे अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं देती। ना तो तुम्हें रोज रोज की परेशानी झेलनी पड़ेगी, ना ही उनकी दवाइयों का खर्च उठाना पड़ेगा, और ऊपर से सासू माँ के बीमे के पैसे भी मिलेंगे, सो अलग। अपनी माँ की यह बात सुनते ही राधिका मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आप भी एक कैसी बातें कर रही हैं। अब मैं भला अपनी सास को कैसे अपने रास्ते से हटा सकती हूँ। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, इतने में सासू माँ ने फिर से आवाज लगा दी। राधिका फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन काम करते करते उसे बार बार अपनी माँ की कही गई बातें टिक टिक कर रही थी। राधिका अपनी माँ द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में सोचने लगी। पहले अपनी माँ की तो बात उसे बेकार लग रही थी, अब वह इस ओर जाने का सोच रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपनी परेशानियों से आजाद हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगले दिन सुबह हुई तो उमा देवी जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो मोहित बोला, माँ आज तो मैं नहीं जा सकता, आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे लगता है कि आज बात बन जाएगी। मैं आपको कल डॉक्टर को दिखाने ले चलूँगा। ऐसा कहकर मोहित अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने चला गया। सब लोगों के चले जाने के बाद राधिका अपने प्लान को पूरा करने में लग गई।
रसोई में जाकर गैस का रेगुलेटर खुला छोड़ दिया और जल्दी से पैसे और बैग लेकर शॉपिंग करने मॉल चली गई। बच्चे स्कूल थे। जाते समय उसने घर की लाइट भी बंद कर दी। जब उमा जी घर पर बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वह काफी देर से गहरी नींद में सोई थी, इसीलिए राधिका के जाने के कुछ समय बाद ही सोकर जाग गई। उमा जी अपनी बहू को आवाज दे रही थी, लेकिन राधिका का कोई खबर नहीं था। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद रसोई घर में आग लग गई। अब पूरा घर धुएं से भर गया। जब राधिका शॉपिंग से लौटी तो दूर से ही उसे अपने घर में से धुआं निकलता नजर आया। देखते ही सोचने लगी, आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। अब मेरी सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएगी। ना तो सासू माँ की रोज रोज की किचकिच सुननी पड़ेगी और ना ही दिन भर काम करना पड़ेगा। बीमा के रुपए मिलेंगे, वह ऐश करेगी अलग से, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। अपने घर की ओर दौड़ते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग पहले से ही धुएं देखकर इकट्ठा हो गए थे और राधिका फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ढोंग करने लगी जैसे उसे अपनी सासू माँ की कितनी परवाह है। रोने का नाटक करते हुए घर की ओर दौड़ने लगी तो लोगों ने उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने से रोक लिया। उस समय मोहित भी घर वापस लौट आया। उसे नौकरी मिल गई थी, जिस कारण वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा तो देखा फायर ब्रिगेड वाले उसके घर में लगी आग बुझा रहे थे। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। राधिका जोर जोर से रो रही थी। सासू माँ कहकर चिल्ला रही थी, कोई मेरी सासू माँ को बचा लो। उसकी ये बातें सुनते ही मोहित के हाथों से मिठाई का डिब्बा छूट गया और वह कांपते स्वर में बोला, राधिका, आखिर हुआ क्या है और माँ कहाँ है? राधिका ने रोते हुए घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि माँ घर में है। इतना सुनते ही माँ माँ पुकारते हुए मोहित घर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में लगी आग को तो बुझाया जा चुका था, लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर गए तो देखा कि एक अंदर वृद्ध महिला की लाश पड़ी थी, जो पूरी तरह से आग में झुलस चुकी थी। यह सब देखते ही मोहित के दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ चिल्लाते हुए मोहित जोर जोर से दहाड़ने लगा और दूसरी ओर राधिका भी ऐसे चिल्लाती जा रही थी जैसे ही उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया और 2 घंटे बाद उमा जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग घर पहुंच चुके थे। रसोई घर से आग फैलने के कारण नुकसान हो गया था, जबकि बाकी के कमरों में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। तभी मोहित अपनी माँ को याद करता तो कभी अपने घर को देखा जिसमें माँ के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई थी। उधर रोने का नाटक करती हुई राधिका यह सोच सोच कर परेशान थी, आखिर उसकी माँ अभी तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं। मोहित अपनी माँ के गम में लगातार रोए जा रहा था। राधिका भी आंसू बहाते हुए दिखावा कर रही थी। आस पड़ोस की औरतें कभी गले लगाकर राधिका को सहारा देती तो कभी बातों से सांत्वना देती। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया और आवाज आई, क्या हुआ? यह सब क्या चल रहा है? यह आवाज सुनते ही लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन जिसने भी देखा तो देखता ही रह गया। अचानक सब लोगों में हाहाकार मच गई। जैसे ही मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां स्वयं उमा देवी जिंदा खड़ी थी। उन्हें देखते ही वह चिल्लाया, माँ, और दौड़ते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया। उमा जी को अपने सामने खड़े देख उनकी बहू राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो लगभग चक्कर खाकर गिरने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, जिस माँ का अभी अंतिम संस्कार करके
घाट से वह घर लौटे थे, वह माँ आखिर उनके सामने सही सलामत जिंदा कैसे है? तो जिस महिला का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था, वह महिला कौन थी? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी हो गया था। दरअसल हुआ यह था कि जैसे ही राधिका रेगुलेटर खुला छोड़कर शॉपिंग के लिए निकली थी, उसने ठीक 5 मिनट बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। अब तक गैस पूरे घर में नहीं फैली थी, तो उमा देवी जैसे ही उठकर दीवार के सहारे दरवाजे पर गई, बत्ती जलाई और दरवाजा खोला, तो कुछ खाया पिया न होने के कारण कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ी। उमा जी के भाई उनका हाल चाल पूछने के लिए अपने बेटे के साथ उनके घर आए थे। जब उनके भाई ने उन्हें ऐसी हालत में देखा, तो वह और उनका बेटा अपनी कार में बिठाकर अस्पताल दिखाने के लिए ले गए। और उधर राधिका की माँ तो केवल यही चाहती थी कि राधिका को सास से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए उमा जी को राधिका के रास्ते से हटाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए निकालने का प्लान बनाने के लिए वह राधिका के घर आ पहुंची थी। जैसे ही वह घर में आई, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेटी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही बत्ती जलाई, तो इस स्पार्किंग से घर में फैली गैस ने आग पकड़ ली। तुरंत ही आग ने पूरी रसोई घर और हॉल को घेर लिया। राधिका की माँ उस आग की चपेट में आ गई। आग में झुलसते हुए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन धुएं के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने का और अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं उमा जी को समय पर खाना न मिल पाने के कारण बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें सिलाइन चढ़ा दिया, जिस वजह से उन्हें घर आने में देर हो गई। बाजार से लौटी राधिका ने जब घर में धुआं उठता देखा, तो वह सोच सोचकर खुश हो रही थी कि आखिर उसने अपने रास्ते से कांटे को हटा ही दिया। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उसे घर में उसकी सास नहीं, बल्कि उसकी माँ ही जिंदा जल रही थी। वह अंदर ही अंदर खुश थी कि उसके प्लान से आज उसे अपने सास से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। परंतु आज जब उसने अंतिम संस्कार के बाद अपनी सास को अपने सामने खड़े देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इधर उमा जी यह समझने में असमर्थ थी उनके घर में यह सब हो क्या रहा था। जब उन्होंने बताया कि वह कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और अपने भाई के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी, तब जाकर सारा मामला सामने आया। लेकिन अब तक यह पता नहीं चला था कि आखिर मृत्यु किसकी हुई थी। पुलिस को बुलाया गया। आस पड़ोस के सारे सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई गई। तब जाकर पता चला कि उमा जी के घर से निकलने के कुछ देर बाद राधिका की माँ उस घर में आई थी, और जिस बूढ़ी महिला की मृत्यु हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि राधिका की माँ थी। यह बात सुनते ही राधिका का दिल बैठ जा रहा था। उसके पूरे शरीर से पसीने निकल रहे थे और हाथ पैर फूल रहे थे। यह बात 16 आने सच है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। आज यह बात साबित हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो जाल उसने अपनी सास के लिए फेंका था, उस जाल में तो उसकी माँ ही फंस चुकी थी और आग में बुरी तरह झुलस कर मर चुकी थी। अपने ही हाथों उसने अपनी माँ को, जो उसकी जन्मदात्री थी, की जिंदगी खत्म कर दी थी। कुदरत का सीधा सीधा न्याय हो चुका था और राधिका यह न्याय देखकर हैरान थी। मगरमच्छ के आंसू अब असली के आंसू में बदल चुके थे। यह सब कैसे हो गया? माँ वापस आ जाओ, जो मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकती। ऐसे समय में उमा जी उसे सहारा दे रही थी। जिसके लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची थी, वही उसे संभाल रही थी।
अपनी सास का प्यार देखकर उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। वह उनसे आंख नहीं मिला पा रही थी। पूरे घर में राधिका की रोने की आवाज गूंजती जा रही थी, परंतु यह सब उसके कर्मों का ही फल था। अब राधिका अपने आप को धीरे धीरे संभाल रही थी। इस चीज को उसकी सासू माँ उमा जी को पूरा सहयोग कर रही थी, जिसके कारण राधिका कुछ समय बाद अपने दुख से उभर आई। अब वह अपने सासू माँ से बहुत प्यार करने लगी थी। अब उमा जी को लगने लगा था कि वास्तव में जिस बहू को मैं बेटी समझकर सच्चा प्यार दे रही थी, अब वह सच में मेरी बेटी ही बन गई है। दोनों सास और बहू में अब बहुत प्यार आ गया था। यह देखकर मोहित भी खुश था। मोहित को जो जॉब मिली थी वह वहां जाने लगा और घर के हालात धीरे धीरे सही हो गए, जिसके चलते उन्होंने काम वाली बाई को भी रख लिया। अब उनके परिवार एक सुखी संपन्न परिवार हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी कुदरत के न्याय की अनोखी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।